अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब वाकिफ़ होंगे, अब तक बीएलए और बीएलएफ ने एक जॉइंट ऑपरेशन हेरॉफ 2 के नाम से दहशतगर्दाना हमला किया बलूचिस्तान के तुलो अर्ज़ में। जगह जगह शहरों को, छोटे कस्बों को, टाउन्स को टारगेट किया गया, जहाँ पे सिविल और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और तनसीबात को अपना निशाना बनाया गया। अल्लाह के फ़ज़ल से जो ऑपरेशन पिछले 24 घंटे में जवाबी कार्रवाई की गई है, उसके अंदर लगता ये है कि अक्सरियत जो अटैकर्स हैं उनको रिपेल कर दिया गया है या कत्ल कर दिया गया है या हिरासत में भी ले लिया गया है, और बहुत कम कैजुअल्टीज़ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये ऑपरेशन मामला थम गया। इसमें जो टारगेट थे वो हमारा शहर क्वेटा, उसके अलावा तुर्बत, पंजगूर, गवादर, कैच, मस्तूंग, कलात, नोशकी, खारान, बोलान, पसनी, दलबंदीन, तुम्प और बलीचा थे। अगेन ये जब शहर कहते हैं हम, तो इसमें क्वेटा हकीकतन एक शहर कह सकते हैं, आप टीयर 2 सिटी कह सकते हैं इसको, क्योंकि एक टाइम में ये टीयर 1 सिटी मानी जाती थी। और इसके अलावा छोटे छोटे ये कस्बे या टाउन, जैसा जीटी रोड के अलॉन्ग नहीं आपको मिलते कि एक सड़क जा रही है और उसके अंदर एक बाजार है, इर्द गिर्द कुछ घर हैं, और फिर उसके पीछे दूर खेत खलिहानों में एक आधा किसी की बस्ती का कोई घर है। इसमें जो हदफ था, जो बड़े टारगेट्स थे, उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि सरियाब रोड पे क्वेटा में दहशतगर्दों ने पुलिस की एक वैन को अटैक किया और उनमें से 4 दहशतगर्द मारे गए एफसी की तरफ से। नौशी में एक रेड की उन्होंने एफसी के हेडक्वार्टर पे, वहाँ पे भी भगा दिया गया उन्हें। एफसी के हेडक्वार्टर पे धमाकों से उन्होंने हमला किया था, वो भी सिक्योर हो गया एरिया, अल्लाह का शुक्र है। कलात में डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस पे और पुलिस लाइनों पे हमला किया था। गवादर में लेबर कॉलोनी को टारगेट किया गया था, और नुस्खी डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर को अनफॉर्चुनेटली कैप्चर कर लिया एज ऑफ नाउ, जहाँ तक हमें खबर है। अल्लाह उन्हें जल्द बाज़ियाब करे। ये अब तक जो कैजुअल्टी काउंट है उसमें 10 शहादतें हैं, 10 से ज़ायद रफली शहादतें हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस की, और 37 से ज़ायद जो हैं वो कत्ल हुए हैं बीएलए और बीएलएफ के जो टेररिस्ट थे, जो मिलिटेंट्स वहाँ पे आए थे। और 2 से 3 सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं हमारी स्टेट के, वो माइनर इंजरीज़ के साथ अभी अस्पतालों में मुंतकिल हो गए। ओवरऑल बड़े एरियाज़ में, जैसे कि क्वेटा में एक उन्होंने कर्फ्यू इनेक्ट कर दी है, और पूरे एरिया में अस्पतालों के अंदर एक इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है कि कभी भी कहीं से भी जो है वो जो है ज़ख्मी हालत में लोग जो हैं वो वहाँ मुंतकिल किए जा सकते हैं, और क्वेटा से आने वाली जो ट्रेन्स हैं उनको रोक दिया गया। अब इसका पस मंज़र क्या है? मैंने एक दफ़ा कहा, एक जनरली हम बयान करते हैं, ऑब्वियसली हम न्यूज़ को बयान नहीं यहाँ करते, हम न्यूज़ के इर्द गिर्द जो बड़े आइडियाज़ हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। आपने कुछ विजुअल्स देखे भी होंगे, जैसे कुछ फीमेल फाइटर्स जिनके फेसेस हमारी स्टेट ने बड़ा अच्छा फैसला किया कि ब्लर कर दिए हैं, ताकि उनके ख़ानदानों वगैरह की जो कुछ बची कुछ इज़्ज़त है वो बाकी रह जाए, क्योंकि बच्चे किन कामों में लगे हुए हैं। लेडीज़ की फेसेस को ब्लर करके, फाइटर्स के फेसेस को ब्लर करके, जो सो कॉल्ड यहाँ फ्रीडम स्ट्रगल करने आए हैं, अपना सेसेशनिस्ट तहरीक को लीड कर रहे हैं दहशतगर्द, उनकी जो तस्वीर शाया हुई हैं, वीडियोस शाया हुई हैं ऑपरेशन के दौरान, जब वो अपने एम्बुशेस कर रहे थे सिविल और मिलिट्री तनसीबात पे, तो वो यकीनन बहुत ही प्रोवोकेटिव इमेजरी थी पाकिस्तानी अवाम के लिए कि भाई ये क्या तमाशा हो रहा है कि ख़वातीन जो हैं वो कॉम्बैट बूट्स और राइफलें पकड़ के यहाँ पे आ गई और मैदान के अंदर, और कुछ आपने मैयतें भी देखी उन ख़वातीन की जो कत्ल हुई एज़ फाइटर्स, और वो भी बहुत ही प्रोवोकेटिव इमेजेस थी। साथ ही साथ अपने बशीर ज़ेब की वीडियो देखी, जब आमतौर पे छोटी दाढ़ी और छोटे बालों में नज़र आया करते थे ये साहिब, अब जनाब अफ़गानिस्तान में लगता है काफ़ी खा पी के फिट गए, तो ज़रा मोटे ताज़े और हेल्दी भी लग रहे थे, और बाल भी बड़े माशाल्लाह खूबसूरत किए हुए थे, उन्होंने दाढ़ी शाड़ी भी संवारी हुई थी, और वो मोटरसाइकिल पे अपने साथियों के हमरा जो के नज़र आ रहा था कि पाकिस्तानी मेड जो है वो कोई पंजाब में या कहीं सिंध कराची वगैरह में किसी प्लांट में असेंबल हुई होंगी। पाकिस्तानी मेड मोटरसाइकिलों के ऊपर वो घूम रहे हैं, और बड़ी उन्होंने मुक्के लहरा के और उंगलियां लहरा के बड़े शायराना अंदाज में एक अपनी तकरीर भी की बलोच ज़ुबान में, और बताया कि पंजाबी जो है वो सारी मूंगफलियां खा गए और कोई हिस्सा हमारे उसमें नहीं आया। तो एक स्टैंडर्ड कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स की तो आपने देख ली कि वो क्या एक एक विजुअल्स और सामने वो चीज़ें आई हैं, और अल्लाह का फ़ज़ल है, क्योंकि मैं आप हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे हम सारे बल्कि इस पर इत्तेफाक करते हैं कि बीएलए बीएलएफ जो हैं वो पाकिस्तान में नॉन थ्रेट्स हैं, और बलूच इंसर्जेंसी जो है वो एक्चुअली आप समझें हल्की आंच पे इंटरनेशनल पावर्स पाकिस्तान में मेंटेन करती हैं कि वो जब एक्चुअल मुश्किल वक्त कभी पाकिस्तान पे खुदा ना खास्ता आएगा तो तब इनको ट्रिगर किया जाएगा, और हल्की आंच पे इनको अपनी लेवरेजिंग और डिप्लोमेटिक प्रेशर की खातिर रखा होता है इन्होंने, कभी ह्यूमन राइट्स के नाम पे, कभी इस तरह के दहशतगर्दाना हमले करवा के। हमारी रियासत ने इनको रेफ़र किया है फितनतुल हिंदुस्तान के तौर पे। आज मैं इनको एक नया नाम मुंतखब करना चाहूँगा, और अगर इस प्लेटफॉर्म की विसादत से ये पॉपुलराइज हो जाए तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र का बायस होगा। अपनी टीम से डिस्कस करने के बाद हमने इसका एक नया नाम मुंतखब किया है, फितनतुल यूएई,
या फितरत दुबई या फितरत अबू धाबी, जो आप इसको कहना चाहें। अब आप कहेंगे कि यार मान भाई आपने इतनी सख्त बात कैसे कर ली कि यूएई या अबू धाबी या दुबई का क्या ताल्लुक है। ये एक बड़ा पुराना देरीना और तारीखी ताल्लुक है कि यूएई इस खित्ते के अंदर हमारा एलाय भी नहीं है, ना हमारा दुश्मन है। हम एक दूसरे को बस मैनेज करते हैं और हमारा रिलेशनशिप जो है वो एक बरादराना मुस्लिम मुल्क का नहीं है, बल्कि हम अपने मामलात उनके ख़िलाफ़ लेवरेज करते हैं और वो हमारे ख़िलाफ़। और जहाँ हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है कोई मनी लॉन्ड्रिंग या इन चक्करों के अंदर, तो हम वो करते हैं, और जहाँ उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ती है तो वो करते हैं। लेकिन एक्चुअली हमारे अज़म, हमारे गोल्स रीजन के अंदर दोनों के बिल्कुल एक दूसरे के ख़िलाफ़ चलते हैं। कराची के अंदर भी हमने देखा ये टेररिज्म को, मिलिटेंसी को, एथनिक सेपरेटिज्म और नेशनलिज्म को परवाना देने वाले यूएई ने बहुत ही किरदार अदा किया। अब तो डेटा के साथ, फैक्ट्स के साथ ये बात सामने आ गई है कि मुस्लिम दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया को लीड करने वाले अलंबरदार डिजिटल अकाउंट सारे यूएई से ऑपरेट करते हैं, इसराइल से और इंडिया से। तो इस मामले में यूएई जो वो डिफेंस पैक्ट भी हिंदुस्तान साथ कर रहा है, तो उसका मामला काफ़ी क्लियर होता जा रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान को आप कह लें सऊदी अरेबिया के आशीर्वाद के साथ या सऊदी अरेबिया के आशीर्वाद के साथ पाकिस्तान ने यूएई को सूडान से और एक तरह से सोमालिया से और यमन से दुमदुमा के भगाने पे और मजबूर कर दिया कि वो भाग पड़े। अब वो जो नक्शे पर सारे प्यादे हैं वो वाज़े होना शुरू हो गए, कौन किस सफ़ में किस जगह खड़ा हुआ है। इस बात से मत हैरान होइएगा कि आपके सदर जो हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब, वो 4 दिन के प्राइवेट कम बिजनेस कम वर्क टूर पे एक रेस्ट एंड रिलैक्सेशन के लिए अबू धाबी गए हुए थे, और इसके बावजूद एक ऐसा डेस्परेट ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान में कंडक्ट हुआ। इसके ताने बाने ऑब्वियसली यूएई से जो कि जुड़ते हैं और मिलते हैं, क्योंकि अक्सर जो बलोच लीडरशिप नज़र आई है, जो सेपरेटिस्ट लीडरशिप रही है सियासी या अस्करी, वो यूएई में, स्विट्ज़रलैंड में या अफ़गानिस्तान में हमेशा पनाह गुज़ीर रही है। अफ़गानिस्तान के अंदर ये तालिबान की या कोई भी अफ़गान रजीम हो तो उनके एम्बिट ऑफ कंट्रोल से ही बाहर होता है। वो अपना सेंटर संभालने के वो मतलब लायक नहीं होते, तो वो ये बॉर्डर के जो पोरस एरियाज़ हैं उनको कहाँ ही संभाल सकते हैं। इसी तरह लेवरेजिंग के मामलात के अंदर जो है वो इट इज़ पाकिस्तान मेस टू क्लियर, तो अफ़गानिस्तान और नोबडी एल्स आपके लिए वो मेस क्लियर करेगी। तो ये एक बड़ी सैड सी लंबी सी दास्तान है, लेकिन हमेशा इसमें जो स्पॉइलर का किरदार है वो मेरी तरफ से अगर कहा जाए तो वो यूएई अदा करता है। और यूएई अमेरिका का जिस तरह अगर सरगना इसराइल है खित्ते में, तो इस साइड पे वो यूएई है, और आने वाले दिनों में देखेंगे कि आप वो हिंदुस्तान होगा हमारी इस साइड के ऊपर। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसके ऊपर एक पूरा ये पस मंज़र है कि हमें एज अ कौम, एज अ नेशनल सिक्योरिटी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मतलब पिछले दिनों आपको याद है कि इस्लामाबाद को हमने डिसाइड किया कि एयरपोर्ट हम जो है यूएई को प्राइवेटाइज करके हैंड ओवर कर देंगे उनकी स्टेट को। तो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान के अंदर वाहिद प्लेटफॉर्म है यौन का, जब हमने अपने वो कपड़े फाड़ के हमने शुरू कर दिया कि भाई क्या कर रहे हो, हमारी एयर इंटेलिजेंस एयर डिफेंस की सारी वो आप चीज़ जो है सिविल एविएशन की सारी आप पकड़ा रहे हैं। यूएई को जो खित्ते के अंदर हमारे खिलाफ हर वक्त मुसलमानों के जनरली और पाकिस्तान के खिलाफ जो है अपनी वो चीमा गोइयाँ और प्लानिंग और स्कीमें लड़ा रहा होता है। बट बहरहाल जिस भी साइंसदान ने वो स्कीम बनाई थी, अल्लाह का फजल है वो स्कीम फेल कर गई और हम उससे मूव ऑन कर गए। अब उम्मीद है कि दोबारा ऐसी कोई शरारत करने की कोशिश नहीं की जाएगी। चे जाए कि वो लेवरेजिंग के लिए थी, तब भी हमने ये बात ज़रूर कही थी कि ये होएगा नहीं। हमने ऑब्ज़र्व किया था उस टाइम पे प्लेटफॉर्म पे, हम सारे साथियों ने डिस्कशंस में भी मुख्तलिफ लाए थे अपनी ये बात कि ये होने नहीं वाला। लेकिन ये कहना भी हमें बहुत बुरा लगा था बतौर पाकिस्तानी आम शहरी कि यार ये दिस इज़ नॉट द वे, यूएई इज़ नॉट आवर फ्रेंड, हमारा एलाई नहीं है, सऊदी अरेबिया हमारा एलाई है। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइ-फाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट। इसको बिग ब्रदर भी कहते हैं, जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया है, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है। इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। साथ ही साथ इस मौके को गनीमत जानते हुए जो यहाँ नीम ज़ायोनिस्ट छुपे हुए हैं हमारे ट्विटर स्फीयर के अंदर, हमारी मीडिया स्पेसेस के अंदर, हमारी एकेडमिक्स और लिबरल इंटेलिजेंसिया के अंदर, वो उछल के सामने आ गए कि देखें आपको एक आज़ाद ईरान चाहिए बलूचिस्तान को सिक्योर करने के लिए। भाई हमें आज़ाद ईरान नहीं चाहिए, हमें फंक्शनल और स्टेबल ईरान चाहिए।
इसके बावजूद कि ईरान और अफ़गानिस्तान का एक हमेशा बुरा किरदार रहता है बलूचिस्तान के मामले को लेके, लेकिन ये बात भी बजा है कि अगर ईरान में कोई भी रिजीम हो और वो स्टेबल ना हो और ईरान के अंदर फ्रैगमेंटेड एक सोसाइटी क्रिएट हो जाए जहाँ टुकड़े सेपरेटली ऑपरेट कर रहे हो, जैसे कि इराक में, जैसे कि लिबिया में, जैसे कि सीरिया में एक वक्त तक था, अब तो सीरिया फिर यूनिफाई होने की कोशिश कर रहा है, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हमारे लिए। और जैसे अभी है होम्योस्टेसिस, हमें ये बेहतर लगता है, तो उन्हें को उछलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो दूसरा किरदार है, तीसरा किरदार बल्कि मैं कहूँगा, यूएई के बाद अगर हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के बाद अगर कोई किरदार बनता है जो बलूचिस्तान में मेडलिंग करने की आजकल कोशिश कर रहा है, तो वो इसराइल है, जिसकी आप टट्टूगिरी करने और तर्जमानी करने के लिए आए हुए हैं। तो हमारे उतने ही बीएलए दुश्मन है जितना हमारा इसराइल है। तो जिस तरह हम बीएलए को ज़मीन से उखाड़ के बाहर फेंकना चाहते हैं, उसी तरह हम इसराइल को भी ज़मीन से सिरे से ख़त्म करना चाहते हैं। तो बराए करम यहाँ पे अपना आलू मत फ्राई करने की कोशिश करें, लुच मत तुलें अपना, गरम तंदूर को मौका जानते हुए, गनीमत जानते हुए अपनी रोटी मत आके चिपका दें। साथ जो तीसरा ग्रोह है जो गिरिया कर रहा है इस वक्त, बैन कर रहा है, क्योंकि हमें फाइनली मुफ्त बलूचिस्तान नहीं मिल पाया, वो है हमारे लिबरल इंटेलिजेंसिया का, जो कायद आज़म यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, जीसी कॉलेज के अंदर स्टडी सर्कल के नाम पे ऊपर, लिटरेचर फेस्टिवल के नाम के ऊपर, विमेंस लिबरेशन के नाम के ऊपर, और इसमें और भी बहुत से बहाने हैं, उसमें प्रोफेसर शामिल हैं, हमारे बड़े इंटेलेक्चुअल शामिल हैं, बड़े बड़े पॉडकास्टर, यूट्यूबर, टिकटॉकर, जर्नलिस्ट, टीवी पे बैठने वाले एंकर शामिल हैं कि हम तो बलोच कौम को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। हत्ता कि उन्होंने हमें ये भी बताया कि पंजाबी कौम के बच्चे जो हैं वो शवरमा खाना पसंद करते हैं, और बलोच कौम के बच्चे जो हैं वो डास कैपिटाल पढ़ना पसंद करते हैं। अरे वाह, डास कैपिटाल, इतनी आला और उम्दा किताबें पढ़ के माशाल्लाह से आज बलूचिस्तान की पढ़ी लिखी बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो बीएलए और बीएलएफ की नज़र हुई हैं। और ऑपरेशन भी कैसा, मैं कहता हूँ वाह सुभान अल्लाह, कि आज मैं अगर सिनिकली बलूचिस्तान की सो कॉल्ड सेसेशनिस्ट मूवमेंट की पैरों में, बूटों में पैर रख के देखूं, और मैं वाकई में ऐसी बलोच डिसिडेंट सोचूं, तो मुझे बताएं इस ऑपरेशन का किसको फ़ायदा होता है? क्या अगर आपका क्लेम है कि बलोच लोगों के ख़िलाफ़ जो रिप्रेशन होती है स्टेट की तरफ से उसमें नरमी आनी चाहिए, तो इसके बाद स्टेट क्या फूलों का गुलदस्ता पकड़ाएगी मारंग बलोच को, या किसी और साथी को, या कोई प्रोटेस्टर को, या कोई जो फैसिलिटेटर या सो कॉल्ड जो पाकिस्तान के मेनलैंड के शहरों में आके पढ़ रहे हैं बच्चे बच्चियाँ, उनको गुलदस्ते पकड़ाएगी आके? ज़ाहिर बात है उनको और स्क्रूटनाइज करेगी। चाहे मगरब हो या मशरक़, चाहे सोवियत यूनियन हो या चाइना हो या अमेरिका हो, जब भी कोई बड़ी ताकत आती है किसी खिते के अंदर, तो वो मासूम, मुलजिम, मुजरिम सबको बराबर करके एक सफ़ में खड़ा करके अरेस्ट करके जेलों में डाल देती है, ग्वांतानामो के अंदर, जैसे वीगर्स के वो कंसंट्रेशन कैंप चाइना ने बनाए हुए शिनजांग में, वगैरह वगैरह। तो कोई दुनिया की कौम ऐसे बरी ज़िम्मा नहीं है। तो मुझे आप बताएं, पाकिस्तान जो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, आप ही के मुताबिक, आप भी सारा दिन बैठ के तनकीद करते हैं इसके ऊपर, जहाँ जमहूरी इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो आके बलोच डिसिडेंट्स को, और व्हाट्सएप ग्रुप चलाने वाले बच्चे बच्चियों को, और इंस्टाग्राम ग्रुप चलाने वाले बच्चे बच्चियों को, और सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट को, और जो स्टडी सर्कल करने वाले बच्चे बच्चियाँ हैं, उनको आके वो ऐसे करके चाम चाट चूम के रखेगी, वो उठा के जेलों में डाल देगी। बलोच कौम की तादाद ही कितनी है? 10 से 15 मिलियन है, जिसमें से सिर्फ 10.25 मिलियन जो है वो पाकिस्तान के अंदर रहती है, यानी करोड़ सवा करोड़ पाकिस्तान के अंदर रहती है। उसके अलावा अफगानिस्तान में, और थोड़ी सी तादाद उनकी ईरान के अंदर है, और चंद लाख जो हैं वो डायस्पोरा के अंदर है, यूएई वगैरह और यूरोप वगैरह के अंदर। चंद लाख भी नहीं, चंद हज़ारों के अंदर हैं वो जो डायस्पोरा के अंदर हैं। तो सवाल ये है कि जो सारे लोग एक जगह पे हैं, वहाँ पे मौजूद हैं, और वो आम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके नाम का कॉज का बना के, सो कॉल्ड कॉज बना के, उन अक्सरियत का क्लेम करके कि आप उनके पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप जाके चर दौड़ें पाकिस्तानी रियासत के ऊपर, जो कि एक इस्लामी रियासत है, जो कि एक चार दीवारी के अंदर कंटेंड है, जो कि एक है ही सिक्योरिटी स्टेट। आप खुद अपने मुंह से कह रहे होते हैं सिक्योरिटी स्टेट है, और फिर आप सिक्योरिटी स्टेट को जाके पत्थर मार के कहते हैं कि सिक्योरिटी स्टेट हमें मार क्यों रही है। यानी ये मतलब, और इसके अलावा आपके पास रिकोर्स के और भी तरीके हैं। बहरहाल अभी उस बात बाद में आते हैं। तो इसकी अचीवमेंट भी कुछ नहीं है। जब वो सिनिकल कैलकुलस में देखते हैं तो यही पता लगता है कि बलोच सेपरेटिज्म की जो लीडरशिप है वो मोटी हो रही है। हरब यार मरी अमीर हो ही जा रहा है, बशीर जेब है वो ताकतवर और अमीर हो रहा है, और वो आगे प्यादा बना के इन मासूम बच्चे बच्चियों को मरवा देता है, जो कि आइडियोलॉजी के, नज़रियात के उस जोश और उस जज्बे के अंदर आए होते हैं, जो कि जब वो शहर भी आते हैं, बड़े शहरों में, पाकिस्तान के इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, जहाँ पे भी, तो वहाँ जाके भी वो जानते हैं कि आगे यूनिवर्सिटियों में तालीम के इदारे, जिसके लिए उनको हाइप किया गया होता है कि तालीम मिल जाए तो पता नहीं आपको क्या शऊर मिल जाएगा, कि वो भी आगे ये कह रहे हैं कि हाँ पाकिस्तान एक कलोनियल एंटरप्राइज है, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी एक्सप्लॉयटेटिव कैपिटलिस्ट स्टेट है, वो एक पोस्ट कलोनियल स्टेट है, और तुम जो हो तुम रेजिस्टेंस फाइटर्स हो, जैसे कि कुर्द।
बंदा सवाल पूछे, कुर्दों की तारीख देखें, कुर्दों की हिस्ट्री देखें, कुर्दों का फैलाव देखें। आप 10 से 15 मिलियन है, वो 40 से 50 मिलियन है। उनके अंदर से सलाउद्दीन अय्यूबी निकले और आपके अंदर से हरब यार मरी निकला है। तो मतलब जब कौमों का मुआवजा करने जाते हैं, ना जुग्राफियाई, ना लिसानी, ना कल्चरल, ना एथनिक मेकअप का, ना तारीखी को मेकअप या मैच बनता है आपका। कभी अपने आप को कुर्दों से जाके मिलाते हैं जो शिकस्त खुर्दा हो गए। ना तुर्की में कामयाब होए, ना इराक में कामयाब होए, ना सीरिया में कामयाब होए। एयर सपोर्ट होने के बावजूद दुनिया में कहीं कामयाब नहीं होए। अमेरिका ने उनको इस्तेमाल किया, इसराइल ने इस्तेमाल किया, जब चाहा टिश्यू पेपर की तरह नाक पोंची उठा के फेंक दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि 50-60 साल की स्ट्रगल के बाद आपका भी यही अंजाम हो, बी आर गेस्ट। प्लस पाकिस्तानी स्टेट के अंदर ऐसे एक अनासर हैं जो कहते हैं हल्की आंख पे पकी रहे सानू की, क्योंकि बलूचिस्तान की पोस्टिंग चाहे सिविल या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की हो, वो इतनी मज़ेदार होती है कि उसके अंदर गुलछर्रे होते हैं, दम पुख्त होते हैं, चावल के वो मटन के पुलाव होते हैं बेहतरीन, उसके अंदर वो वर्ता तिक्का होता है, उसके अंदर कलेजी पोटा होता है, उसके अंदर करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शनें होती हैं, डीजल ट्रकों के ऊपर रिश्वत होती है, कोयले के कानों पर रिश्वत होती है, मिनरल्स पर रिश्वत होती है, वगैरह वगैरह। तो वो लोग, उनको क्या इंसेंटिव है कि वो बलूचिस्तान के केओस को रिजॉल्व करें? ये टू वे स्ट्रीट है ना। रियासत अगर बहुत बुरी है, और रियासत बहुत बुरी है, हम सब कहते हैं रियासत बहुत बुरी है, बड़ा बदसलूकी करती है, रियासत सख्तगीर है, रियासत जो है वो अंधाधुन वायलेंस करती है, रियासत सिविल प्रोटेस्टर को भी उठा लेती है, रियासत मिलिटेंट को भी उठा देती है। मुमकिन है कि रियासत सिविल प्रोटेस्टर को मार दे और प्रोटेस्टर को छोड़ दे और टेररिस्ट को छोड़ दे। रियासत 100 गलतियां करती है। रियासत माँ बाप तो नहीं है, वो तो आप कहते हैं रियासत माँ बाप है, हम तो नहीं कहते, ना को मानता है सेन आदमी। रियासत तो एक मशीन है जो अपनी सेल्फ परपेचुएशन के लिए एग्जिस्ट करती है, जो कि इंडिविजुअल लोगों की ग्रीड और लालच का एक मजमुआ बनती है, उनके डिज़ायर और ख्वाहिशात का मजमुआ बनती है। तो आपको किस साइंसदान ने कहा कि जाके आप मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट बन जाएं, एक सोशलिस्ट इनकलाबी बन जाएं और गंदे से रुमाल पहन के घूमना शुरू कर दें और बालों को ब्रश करना बंद कर दें, और वहाँ जाके आप, अब यही है ना यार, जगह जाके आप सोवियत एरा असला उठा लें, या कोई अगर अमेरिकन या इजरायली इक्विपमेंट आप तक पहुंच ही गई है वाया अफगानिस्तान, तो आप जाके, आपको लगता है क्वाड उड़ा के आप, यार यू आर डीलिंग विद ए न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट। वही ये अकल पे बात बैठती है। या तो आपको देखें, या आपको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो क्या आप में नस्ल कौम वाइप आउट होने लगे हैं, ये तो हो नहीं रहा। या आपको थ्रेट हो कि यार हमारे जो है ना, हमारी जो खित्ता है वो छोटा करने लगे, हमारी ज़मीन पे कब्जा हो रहा है फिजिकली, वो भी नहीं हो रहा। आपको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम है ना, कि हमारे इजहार, हमारी राय सामने नहीं आती। इस बात पे बिल्कुल इत्तेफाक है, हमारी भी नहीं, असी भी वेले बैठे ने भाई। इतने ये जो डिलूजन है कि पंजाब में पंजाबी नाच रहा है, उछल रहा है, ये भी इस डिलूजन से बाहर आए। आपको जो एथनिक सबक पढ़ाया किसने, किसने पढ़ाया है? ये क्या वजह है कि जब यहाँ सोवियत यूनियन आता है तो तब से आप लोग जा जाके अफगानिस्तान के अंदर जो है वो BLA और BLF के जो प्रीकर्सर लोग थे वो वहाँ जाके पनाह गुज़ीर हैं, और कभी कोई कहता है मैं अफगानिस्तान से हमला करूँगा पाकिस्तान पे, कभी कोई कहता है क्या करूँगा, क्या करता हूँ। ये क्या वजह है कि पाकिस्तान का नक्शा जो है वो चैलेंज हो सकता है, और बिल्कुल उस पर सवाल भी उठाएं, क्रिटिक भी करें कि ऐसे क्यों है, वैसे क्यों नहीं है, लेकिन आपके सूबे का जो जो नक्शा है वो अल्लाह ताला से आपने बनवा के लिखवा के लाया हुआ है। यही रिटार्डेशन आपको सिंधी नेशनलिज्म नज़र आती है, यही आपको रिटार्डेशन पश्तून नेशनलिज्म नज़र आती है, और अब अल्लाह के फजल से नून लीग का पेश करदा तोहफा पंजाबी नेशनलिज्म, उसकी तो मैं कहता हूँ बात ही कुछ और है। लैंड लॉक्ड मुल्क बनाएंगे हम पंजाब का, सुभान अल्लाह। तो ये बीमारी कल्चरल लेवल पे, सोशल लेवल पे इसके एस्थेटिक्स हैं, इसके पूरी एक लुक एंड फील है, देयर आर क्लोथ्स, देयर इज अ लुक एसोसिएटेड विद इट। सर्टन किताबें हैं इसकी, इसके लिटरेचर के अंदर आप कह लें वेक्टर्स हैं कि ये वाली किताब, ये वाला स्पीकर, ये वाला सहाफ़ी, इतने बड़े बुर्ज सहाफ़ी हमने और हमारी स्टेट ने अपनी छतर छाया के अंडर क्रिएट किए हैं। ये वो सारी NGO क्लास है जो यूनिवर्सिटियों को इन्फिल्ट्रेट किया है, जिसने जाके सबक पढ़ाए सोवियत यूनियन के और कम्युनिस्ट चाइना के, और 80, 90 और 2000 की दहाई में पैसे लिए US, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप एड के, और 10-10, 8-8 लाख अपनी सैलरी लगवाई। कभी बलूचिस्तान में औरतों को सैनिटरी पैड बांटने के बहाने से, तो कभी हैंडीक्राफ्ट्स के नाम से कि हम बटवे के ऊपर जो है वो कढ़ाई सी रहे हैं बलोच, वो स्टाइल की जो वो होता है उनका, वो प्रिंट होता है, तो कभी क्या तो कभी क्या। इन्होंने जाके वो कैफ़ेज़ बनाए जहाँ पे किताबें मुफ्त, एक किताब लें एक किताब दे दें। वो किताब जो आ रही होती है वो भी रद्दी के भाव नहीं बिकनी चाहिए, और जो किताब दूसरी जो आ रही होती है वो डास कैपिटल की तशरीह फ्रॉम अ बलोच नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव, वो किताब रद्दी क्या, मेरे ख्याल में वो किताब जो है वो रफ़ा अजद के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। उन किताबों का मयार देखें यार,
किताब है, अब बच्चों की तालीम के खिलाफ है, किताब है, किताब है, किताब है। फिर कभी कलावा मिला देते अपने जाके बांग्लादेश के साथ। बंगाल कौम इतनी पुरानी, इतनी कदीम, उसकी तारीख जिहाद की, उसकी तारीख सिलेट की, सिराजुद्दौला उसकी तारीख, बरतानवी था उसकी अपनी एम्पायर, उसका अपना ताजो तख्त। कहीं पे 1.5 ईंट की मस्जिद होना एम्पायर नहीं होता भाई। बलोच लोग कभी यहाँ पे कोई बादशाह नहीं थे, कोई तारीख को जाने, दे सिंपली एग्जिस्टेड एज अ पीपल। सेम पंजाबियों का, हम भी एक कौमों में से कौम है। पता नहीं क्या आज हमारे मुसलमानों को, ये क्या पाकिस्तानियों को किसने सबक पढ़ा दिया है कि एक सुबह उठे और हमने कहा "हाँ, हम तो कौम होते थे, मैं तो फलाना होता था, मैं तो फलाना होता था"। तो उखाड़ा क्या तुम्हारे माँ बाप ने? मेरे आबा अजदाद ने क्या उखाड़ा है? हम यहाँ मस्कीन से लोग थे इस खित्ते के अंदर, अपनी हमने खेती बाड़ी की, और अब अल्लाह ने मौका दिया, हमें इज्जत मिली है तो इस्लाम की वजह से इस पाकिस्तान की शक्ल में मिली है, वरना हमारी कौन सी कोई इज्जत इस खित्ते के अंदर? आप सारे लोगों को देख लें, और पर छोटी छोटी रीजनल फीफडम्स, जैसे कोई छोटे मोटे, कोई फोक हीरो, कोई ससी पन्नो, कोई इस तरह की, कुछ राजे महाराजे फलाना टींग, वो कौन सी कोई आलमगीर फोर्स है हम? और कौन से कोई यहाँ से आलमगीर किस्म के हमने यहाँ पे कोई फलसफे या कोई मंतिक या कोई शायरी या कोई लिटरेचर या कोई क्या, कुछ भी नहीं। बस एक रीजनल अच्छी, हम एक एहसास वाली, अपना एहतराम करते हैं, अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं। तो वी नीड टू गेट आवर ओन हेड्स आउट ऑफ आवर ओन बैक साइड्स। पहले तो ये। दूसरी, इसकी जड़ जो है वो रियासत में जाके मिलती है, कि मुशर्रफ दौर के अंदर जाके जब हमने कहा कि नहीं, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान इज फर्स्ट बिकॉज पाकिस्तान इज फर्स्ट बिकॉज पाकिस्तान इज फर्स्ट। सर्कुलर लॉजिक है, इसका मायने क्या है अल्लाह जानता है। हम फर्स्ट हैं क्योंकि हम फर्स्ट हैं, क्योंकि हम फर्स्ट हैं। अब उसमें से क्या निकलता है कि यार पाकिस्तान एज एन एंटिटी हैज़ नो मेटाफिजिकल ग्राउंडिंग, मुझे कोई ये हायर सेंस ऑफ ऑर्डर और पर्पस नहीं देता। पाकिस्तान होगा अच्छा होगा, अपने घर में अच्छा होगा, तो मैं तो बलोच हूँ, मैं तो फलाना हूँ, मैं तो फलाना हूँ। तो इस कौम में ये फ़िक्र जो है, इसको परवाना देने वाली चीज़ है, वो मुशर्रफ साहब का दौर है। आज की जमा इस वक्त बात करते हैं, प्रॉब्लम पुराना है, 50-60 से चल रहा है बलोचिस्तान का, 60 से चल रहा है। इसका रेजोल्यूशन क्या है? एहतराम। जो ज़ियाउल हक ने अवार्ड किया था बलोच लोगों को, उन्होंने कहा ठीक है जी, असला रख लो, आपकी बलोच मर्द का जेवर है, असला रखो, सलूट मारते हैं आपको, पहाड़ों से नीचे आ जाओ। ना आपके जो हमारे सो कॉल्ड लिबरल्स के लीडर हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हाल है, ना हमारे सो कॉल्ड जो मुक्के लहराने वाले मिलिट्री डिक्टेटर मुशर्रफ का हाल है कि मैं इसको हलाक कर दूंगा, मार दूंगा इस आदमी को, बुगटी को। और आज अगर हम बात करें तो पिछले 8-10 सीएम मिला लें बलूचिस्तान के, और आज सरफराज बुगटी साहब की अगर भी बात कर लें, तो क्या कह रहे थे पिछले हफ्ते सरफराज बुगटी साहब? किसी को याद है क्या कहा था इन्होंने? हमने मिसिंग पर्सनस का मसला हल कर लिया, आइंदा से ये मसला स्टेट से ना आके डिस्कस कीजिएगा। जो एवेन्यू खोलना है आपने, जिसकी ज़रूरत है, जिसकी डेस्परेशन है कि अवाम के पास रिकोर्स का कोई एवेन्यू हो, हम बतौर आम शहरी एक और सिपाही की लाश नहीं बर्दाश्त करेंगे, एक और सिपाही की मैयत नहीं बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह माफ़ करे, वो मैंने खुद वीडियो देखी है, कुछ वो बेवकूफ़ एक लड़की और एक बेवकूफ़ लड़का बीएलए का, वो डफर बच्चे जो जिनको ब्रेन वॉश करके वो ले गए हैं और वो वहाँ लड़ने चले गए हैं, वो एक स्कूल के बाहर मंडला रहे थे। ना होती छुट्टी का दिन, पकड़ लेते वो बच्चों को, शहीद कर देते मासूम बच्चों को, फिर हमने क्या जवाब देना था? तो जहाँ सख्ती की ज़रूरत है और खाल उतारने की ज़रूरत है बीएलए और बीएलएफ के लश्करियों की और उनके सरगनाओं की, जहाँ जहाँ ड्रोन अटैक करना है, जहाँ जहाँ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करना है, वो सब बजाय, लेकिन उसकी दूसरी तरफ बलोच अवाम के लिए रिकोर्स क्यों? क्योंकि आपने विजुअल्स देखे कि बाज़ार की दुकानों में क्या हो रहा है कि बीएलए के और बीएलए वो फाइटर आ रहे हैं, तो बलोच अवाम क्या कर रही है? सादा लो, काम कोई नहीं है, मजदूरी है कोई नहीं वहाँ पे, वो झपकियाँ डाल रहे हैं, उनसे फोटो में खींच रहे हैं, और लोग वैसे ही यार टिकटॉक माइंडसेट में आ चुके हैं कि मैं इसको देखा था टिकटॉक पे, ये बड़ी वो वहाँ पे तराने लगाता है। प्लस हमारी कौम के सिंपल सॉर्ट ऑफ जो मैट्रिक्स ऑफ लाइफ है उसके अंदर ज़रा वो सुल्तान राय टाइप जो फिल्मी टाइप होता है ना, सारे हम तो वो देखते हैं, वही बॉलीवुड लॉलीवुड की बकवासियात हैं। साइकी तो हमारी वही रोमांटिक किस्म की डेवलप हुई हुई है। आर्केटाइप्स तो हीरो के यही है ना। तो आप टिकटॉक खोलें, आप देखें बीएलए वाले क्या लगाते हैं, वो पहाड़ों में लंबी जुल्फों वाला लड़का खड़ा होगा क्लेशनकॉफ लेके, और वो 2 शेर पढ़ देगा कमज़ोर से, ना उसमें वज़न होगा ना कुछ होगा, और कोई वो पीछे तराना लग जाएगा। तो छोटे बच्चे जो बाज़ारों में जॉबलेस फिर रहे हैं, आइडियोलॉजिकली बैंकरप्ट नौजवान नस्ल जो आपने पैदा कर दी, जिसके पास स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, कोई सहूलियात नहीं है, तो वो तो कहता है ये मेरा आइडियल है, ये तो हीरो आए हैं शहर के अंदर। इनके बारे में सोचने की ज़रूरत है। जो सिविल लीडरशिप है बलूचिस्तान के अंदर, उसको डेमोक्रेटाइज करें, ना सिर्फ सरदारों की उसमें से निकालें, इन सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स के हाथ से निकालें, जो वहाँ जाके 3-3, 4-4 साल की पोस्टों में अरबपति करोड़पति बन के निकलते हैं वहाँ से। तो बलूचिस्तान एक कॉलोनियल एंटरप्राइज का मसला नहीं है,
बलूचिस्तान का फेलियर एक सीरीज ऑफ इनकॉम्पिटेंट डिसीजंस है और एक सिनिकल कैलकुलस है जो पाकिस्तानी स्टेट प्ले करती है कि ठीक है हल्की आंच पे लगा रहने दो, हम भी देखेंगे, ये भी देख लेंगे। BLA एंड BRA आर नो रियल थ्रेट टू द पाकिस्तानी स्टेट, टू पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी। अलबत्ता वो शहादतें हमें बर्दाश्त नहीं है, हमें इवन वो प्रेस्टीज का डैमेज बर्दाश्त नहीं है कि क्यों धमाका फटा, क्यों फायरिंग हुई, ऐसी की तैसी की फायरिंग होगी पाकिस्तान के अंदर, ना बलूचिस्तान में होगी, ना सिंध में होगी, ना खैबर में होगी, ना पंजाब में, ना कश्मीर में। ये होती है रेट ऑफ द स्टेट। और ये वायलेंस तब जस्टिफाई होती है जो स्टेट करे, और बिल्कुल करे, जब स्टेट बाकी चीज़ों के अंदर बैक ऑफ करती है, रूम देती है अवाम को काम करने का अपना। बाकी इसका एक इंटरनेशनल पस मंज़र जो हमने हल्का सा डिस्कस किया था, जो ईरान को लेके इसराइल का मामला चलने लगा है अभी, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हिफाजत फरमाए हम सब की, ख़ास तौर पे ईरान वालों की और उनकी हुकूमत की और जो सारे लोग हैं ईरान के। अब इस एरिया को पखाने की ख्वाहिश है। फ़िलहाल ये एक डेस्परेट अटैम्प्ट थी मेरे ख़्याल में हैंडलर्स की तरफ से, BLA BRF BRA वगैरह की हैंडलर्स की तरफ से, और उसकी डेस्परेशन नज़र आती है, इनफेक्टिवनेस नज़र आती है। ये एक इम्प्लोजन टाइप फेज़ में जा रहे हैं कि अंदर अब वो जैसे जमात जब खोखली हो जाती है ना, तो वो ऐसे जैसे इधर धमाका कर दो, इधर ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, अब ये उस धड़ाम करके गिरने की वो स्टेज पे आ रहे हैं। तो अब किसी साइंसदान को हमारी स्टेट में ये ख्याल ना आए कि इनको बाकी रखना है या इनको उसका कंधा दे के रखें कि ये ज़िंदा रहें, हम इसको हमेशा के लिए दफन करें। और ज़रा सोचें कि एक तो इंटरनेशनल पैमाने पे क्या होने जा रहा है और ईरान का स्टैंड करना कितना ज़रूरी हो जाता है ख़ित्ते के लिए, और दूसरा कि जो ये बलोच बच्चे बच्चियाँ भाग रहे थे सड़कों में, जो उनके पीछे पीछे टिकटॉक बना रहे थे, जो फाइटर वहाँ पे आए हुए थे दहशतगर्द, उन बच्चों के हार्ट्स एंड माइंड्स को कैसे विन बैक करना है, कौमी धारे में कैसे लाना है, उन्हें एक कौम कैसे बनाना है और यकजा कैसे करना है, कल्चरल आइडेंटिटी और एहसास को बरकरार रखें, लोगों को वो रूम दें, लेकिन नेशनल आइडेंटिटी को वो सब प्लांट नहीं कर सकती। मुझे पता है हमारी स्टेट को बहुत अच्छे लगते हैं हमारे लिबरल इंटेलिजेंसिया वाले, उनके ड्राइंग रूम इतने अच्छे होते हैं, वो ट्रॉली इतनी अच्छी लगाते हैं, वो जो खाना में बैठ के वैसे करते हैं कि सर मुझे लगता है कि सुबह गोल्फ पे बात होगी सर के बलोच आइडेंटिटी को कैसे हमने क्राइसिस से बचाना है। जब गैरजन क्लब में है या जिमखाना क्लब में या रॉयल पाम क्लब में सुबह टी ऑफ के बाद फैसला होता है कि मेरे ख्याल में सर यहाँ पे बलोच आर्ट्स फेस्टिवल करवा देना चाहिए, ये हल नहीं है। रियल स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म हैज़ टू हैपन इन बलूचिस्तान, इट हैज़ टू हैपन इन बलूचिस्तान। ये टेम्परेरी फिक्सेस हैं कि बुकटी साहब को बिठा लो या काकड़ साहब को PM बना दो या ये कर लो या वो कर लो, और बाकी जो ये लिसानी और एथनिक नेशनलिज्म को परवाना देने वाली यूनिवर्सिटियाँ, लिबरल आर्ट्स और इंटेलिजेंसिया दूसरे मुल्कों से आके यहाँ बैठी हुई है, अपने मुल्क की यहाँ नेचुरल प्रोड्यूस्ड है, वेस्टर्न ट्रेंड जो रोड स्कॉलर्स और शीविंग स्कॉलर्स और स्कॉलरली स्कॉलर्स जो आपने पाले हुए हैं, और ख़ुद आप उनको भर्ती कराते हैं जा जाके इस्लामाबाद के इर्द जो NGOs और बड़े बड़े इदारे हैं और जो कॉन्सुलेट से लिंक्ड होते हैं, इनके बारे में भी सोचें। ज़रा सोचें उन लोगों के बारे में जो जाके ब्रिटिश काउंसिल के इवेंट्स पे जाके या जाके वो क्वीन की बर्थडे पे जाके वो ऐसे ऐसे करके डांस करते हैं और केक काटते हैं सारे। ज़रा सोचिएगा उनके बारे में, अकल कीजिएगा। रियासत वालों से रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान की नेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तानियत को उसको उजागर करने की ज़रूरत है। ये जो बाहर से पैराट्रूपर आ जाते हैं हमारे ऊपर, कोई चाइना के राह की लाप रहा होता है, कोई सोवियत यूनियन के का बैन कर रहा होता है, गिरिया कर रहा होता है बीबी, और कोई जो है वो अमेरिका बहादुर को गिरफ्त कहता है कि बड़ा मुअज़्ज़ज़ फाते है। मैं तो कहता हूँ कि काबे से किबला वाशिंगटन कर दिया जाए, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, माज़अल्लाह। ये एक वो रियलिटी है। वी आर वेकिंग अप टू स्मेल द एशेज़, और कम पक गया है, जो होना था हो गया है। हम ओन करते हैं, पाकिस्तानी अवाम और स्टेट हम सब ओन करते हैं कि सर गलती होगी, फेलियर्स हुए हैं हमारे से, अब आइंदा इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अब मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड जो है हमारे खित्ते के अंदर जो है वो हर लड़ाई एग्जिस्टेंशियल होगी, हर फाइट सर्वाइवल की होगी, और इस सब के अंदर पॉलिटिकल कंसेंसस डोमेस्टिक लेवल पे सोचिएगा इसके बारे में। रिक्वेस्ट है सबसे, दुआ भी कीजिएगा कि जो एक पूरी जमात अंदर बंद की हुई है और उसके लीडर भी, कि अगर वो कहीं हों सीन पे और इज्तिमाई एक कंसेंसस हो लार्ज इनफ पॉपुलेशन का कि हम किस गली जा रहे हैं, किस डायरेक्शन जा रहे हैं, तो फिर मैं देखता हूँ कि BLA BRA वगैरह क्या तमाशा करते हैं और कौन उनको पॉपुलर सपोर्ट देता है। ये भी सोचिएगा। द पॉपुलैरिटी ऑफ द करंट सिविलियन गवर्नमेंट्स, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे सेंटर में, पंजाब में, सिंध में, वो रिफ्लेक्ट होती नज़र आती है अवाम के गुस्से के अंदर। तो बहरहाल दुआ कीजिएगा मुल्क खुदादाद के लिए, बलूचिस्तान के लोगों के लिए, मासूम उन शहरियों के लिए, सिपाहियों के लिए जो शहीद हुए हैं, उनके घर वालों को अल्लाह सब्र अता फरमाए, और अल्लाह जड़ से हमें इसको उखाड़ के बाहर फेंकने के लिए हमेशा इस मसले को
इसके लिए इस्तिकामत और हिम्मत अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम।